दोस्तों, क्या दुनिया किसी ऐसे सिचुएशन में फंस गई है या फिर ऐसी सिचुएशन की ओर बढ़ रही है जिसे कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं है, या फिर उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश बेकार है। और क्या इसीलिए दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जी यूरोप के 5 देशों की यात्रा पर निकल गए हैं। और क्या ये सब चीजें दोस्तों, यह सब चीजों को देखकर दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स इस सिचुएशन को देखकर ही अपने अपने हित साधने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या इसलिए इसलिए भी हमारे प्रधानमंत्री उन 5 देशों की यात्रा पर गए हैं। दोस्तों, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री जी के दौरे पर जाने के ठीक एक दिन पहले हमारे देश में ब्रिक्स की मीटिंग होती है। उस मीटिंग में पूरी दुनिया के फॉरेन मिनिस्टर आते हैं, उनकी चर्चाएं होती। और उस मीटिंग से, ब्रिक्स मीटिंग के ठीक एक दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग जाते हैं। बीजिंग लौटने के बाद कुछ दिनों के ही बाद, 2 3 4 दिनों के बाद, फिर रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बीजिंग जाते हैं। और यही नहीं दोस्तों, अब 23 मई से 26 मई के बीच खुद अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर भारत आने वाले हैं। तो ये इतनी सारी मीटिंग्स और इतने सारे टूर्स आखिर दुनिया के बड़े बड़े लीडरों की ओर से क्यों किया जा रहा है? अभी आपने सोचा है दोस्तों? ये कोई नॉर्मल चीज नहीं है दोस्तों। ये एक ऐसी सिचुएशन बन रही है फ्यूचर में, या फिर जो फिलहाल में बनी हुई है उसको कंट्रोल करने की कोशिश है। लेकिन ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं हो रही है। और इसी वजह से दोस्तों, जो भी देश है, जो भी देश के लीडर्स है, वो अब अपने अपने देश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी दोस्तों 15 मई से 20 मई के बीच यूरोप की यात्रा करने गए हैं। और फर्स्ट विजिट उन्होंने यूएई किया। और यूएई में जाकर दोस्तों पहले उन्होंने ये डील की कि यूएई हमारे जो भारत के पेट्रोलियम रिजर्व्स है उन गुफाओं को भरेगा, उन टैंकरों को भरेगा। मतलब दोस्तों, ये जो भी तैयारियां की जा रही है या फिर जो भी लीडर्स मैंने बताए, ये यूं ही नहीं घूमने फिरने के लिए या फिर ऐशो आराम करने के लिए नहीं जा रहे हैं। और ये कोई आम डील या फिर नॉर्मल डील भी नहीं चल रही है। ये सब चीजें दोस्तों अपने अपने देशों को सेफ करने, सिक्योर करने और मजबूत करने की एक कोशिश और एक लाइन चल रही है। क्योंकि दोस्तों मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को कि डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग क्यों गए और हमारे प्रधानमंत्री जी यूएई और यूरोप के इन 5 देशों का विजिट करने का असली मकसद क्या है। और ये जो भी लीडर्स पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं, मिल रहे हैं, डील कर रहे हैं, डील करने की कोशिश कर रहे हैं, यह सब कुछ आखिर क्या चल रहा है, यही आज का टॉपिक और आज के इस वीडियो में यही बताने वाला हूं दोस्तों। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। दोस्तों, अब आते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के दौरे के ऊपर, क्योंकि ये सब चीजें बताना आपको जरूर होगा दोस्तों। क्योंकि जब तक मैं आप लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी विजिट क्यों किए इन 5 देशों में, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि यूएई का क्या रोल है, ईरान का क्या रोल है, यूक्रेन का क्या रोल है, रूस का क्या रोल है, अमेरिका का रोल है। यह सब कुछ आपको बताना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, प्रधानमंत्री जी ने यह महसूस कर लिया है जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और डेंजरस होने वाला है, बहुत बड़ा खतरा होने वाला है पूरे दुनिया के अंदर। और ऐसी सिचुएशन बनेगी ना तो कोई देश किसी और देश में झांकेगा भी नहीं, मदद भी नहीं कर पाएगा। ऐसी सिचुएशन बनने की ये एक मोड़ है दोस्तों। और ये पूरा पैटर्न हमें यही दिखाता है कि प्रधानमंत्री जी यूएई विजिट किए
क्योंकि हमारे देश में पेट्रोलियम का बहुत ही ज्यादा किल्लत है। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, कोई भी देश परिपूर्ण नहीं होता है। जिस तरह से हमारे ये पांचों उंगलियां, ये जो पांचों उंगलियां हैं दोस्तों, ये एक ही लाइन या फिर एक ही लेवल पर नहीं है, उसी तरह कोई भी देश परिपूर्ण नहीं होता है। किसी देश में पेट्रोलियम नहीं होता है, किसी देश में नेचुरल रिसोर्सेस नहीं होते हैं, किसी देश में नेचुरल मिनरल्स नहीं होते हैं। तो हमें दोस्तों किसी और देश के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। और वह चीज हमारे देश के अंदर नहीं हो तो फिर पूरे देश में तहलका मच जाएगा, त्राहिमाम मच जाएगा। और ये सिचुएशन आने वाले दिनों में बनेगी दोस्तों, क्योंकि रूस यूक्रेन का युद्ध, रूस ने 2022 में यूक्रेन के ऊपर आक्रमण किया। क्यों किया दोस्तों? क्योंकि यूक्रेन चाहता था कि यूरोप का हिस्सा बने, नाटो का हिस्सा बने, और नाटो यानी कि रूस का दुश्मन। आखिर नाटो क्यों बनाया गया दोस्तों? यूएसएसआर को खत्म करने के लिए। लेकिन यूएसएसआर तो खत्म हो गया, टूट चुका है 15 देशों में। तो फिर आखिर नेटो का क्या काम? लेकिन फिर भी दोस्तों अमेरिका और नाटो की ओर से रूस को हर तरफ से, चारों तरफ से दबोचने की कोशिश की जा रही है। और उसी कड़ी में यूक्रेन भी आगे बढ़ रहा था। और यूक्रेन का सोचना था कि अगर मैं नाटो में जाता हूं तो फिर रूस हम पर आक्रमण नहीं करेगा या फिर रूस कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन आखिर क्या हुआ? रूस ने 2022 में यूक्रेन पर हमला कर दिया, क्योंकि अपना हित देखकर। अगर यूक्रेन भी नाटो में चला जाता तो फिर रूस जो है पूरा चारों तरफ से घिर जाता। और नाटो ये एक ऐसा संगठन है जो किसी एक देश पर हमला हुआ, कोई एक देश किसी वार में कूदा तो फिर पूरे देश को कूदना पड़ेगा, पूरे नाटो देशों को कूदना पड़ेगा। और यही सब चीज देखकर दोस्तों नाटो में ना जाने के और रोकने के लिए, नाटो में ना जाए यह सब कुछ रोकने के लिए रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया। और तब पेट्रोलियम का जो किल्लत देखने को हमें मिली थी दोस्तों, वो ज्यादा तो नहीं थी, लेकिन पेट्रोल महंगा हुआ था। पेट्रोल महंगा हुआ तो फिर डायरेक्ट या इनडायरेक्टली हम जैसे लोगों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और अब ये ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल ने अटैक किया। क्यों किया दोस्तों? क्योंकि इजराइल और अमेरिका का कुछ ना कुछ फायदा था, कुछ ना कुछ उसमें हित जुड़ा हुआ था। नहीं तो आखिर कोई देश किसी देश के ऊपर आखिर अचानक क्यों हमला कर? हाँ, मैं यह मानता हूं दोस्तों कि अमेरिका और इजराइल की तरफ से ये बोला जाता है कि ईरान हमारे लिए थ्रेट है, वो न्यूक्लियर बम बना रहा है, एटम बम बना रहा है। लेकिन क्या सच में सिर्फ यही एक चीज था दोस्तों जो ईरान के ऊपर हमला हुआ? और क्या ईरान अगर कोई चीज बनाने की कोशिश कर रहा है तो किसी देश के दबाव की वजह से क्या वो दब जाएगा, रुक जाएगा, या फिर अपना प्रोजेक्ट छोड़ देगा? और इसी कड़ी में दोस्तों ये सब आपको बताना जरूरी था, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत आप लोगों को बता दिया। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन दोस्तों ये जो कुछ भी हो रहा है, यूक्रेन युद्ध या फिर ईरान युद्ध, ये जो भी तनाव चल रहे हैं, ये आने वाले दिनों में ऐसे डेंजरस सिचुएशन पैदा करने वाले हैं कि कोई देश किसी देश में झांकेगा तक नहीं, ऐसी सिचुएशन बनेगी दोस्तों। और इन सभी सिचुएशन को देखते हुए ये सभी लीडर्स भाप गए हैं कि ऐसी सिचुएशन बनने वाली है। और इसलिए सभी देश अपने देश में जो माल नहीं है, जो सामान नहीं है, वो सामान बाहर से लाने की और डील के तहत लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जी भी यूएई विजिट किए, क्योंकि हमारे पास पेट्रोलियम नहीं है, हम बाहर के देशों के ऊपर डिपेंड है। हम 78 से
79% तक हम बाहर के देशों के ऊपर डिपेंड है पेट्रोलियम को लेकर। तो दोस्तों, यूएई के पास बहुत बड़ा भंडार है पेट्रोलियम का। सिर्फ पेट्रोलियम का नहीं दोस्तों, बहुत सारे डील्स हुई है, लेकिन मैं सिर्फ पेट्रोलियम का बता रहा हूं, क्योंकि पेट्रोलियम ने जो तबाही मचा है पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं दोस्तों, पूरी दुनिया में तबाही मचाई है ईरान ने, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक करके रखा है। क्योंकि ईरान के पास ऐसा कोई वेपन नहीं था जिस वजह से या फिर उस वेपन के तहत अमेरिका और इजराइल को रोका जाए, और इसी वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक किया। लेकिन अब जो पूरी दुनिया में एनर्जी का शॉर्टेज आया है, और एनर्जी के शॉर्टेज की वजह से देश के लोग, यानी कि आप एग्जांपल के लिए मान लो दोस्तों कि हमारे भारत में भी पेट्रोलियम का जो शॉर्टेज आया, उस वजह से अभी फिलहाल 2-4 दिनों में जो पेट्रोल का रेट महंगा हुआ, रेट के दाम बढ़े पेट्रोल के, उस वजह से कुछ लोगों का कहना है कि ये तो पूरी दुनिया का मसला है, इंटरनेशनल शॉर्टेज है, तो इस वजह से हमारे देश में भी 2-4 रुपयों का 1 लीटर पर रेट बढ़ा है। लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं दोस्तों कि ये हमारे गवर्नमेंट का है प्रॉब्लम है, या फिर गवर्नमेंट ही जानबूझकर ये सब कुछ कर रही है, और इन सभी चीजों का प्रेशर कहीं ना कहीं हमारे लीडर्स के ऊपर जाता है। और ये मैं ये नहीं बोल रहा दोस्तों कि ये हम जैसे या फिर हमारे भारत के लोगों का प्रेशर है, और उसी प्रेशर की वजह से हमारे प्रधानमंत्री जी यूएई के साथ डील कर रहे हैं या फिर ये दौरा कर रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा दोस्तों। हम जो नॉर्मल लोग हैं उनसे हमसे बेटर हमारे लीडर्स ये सोचते हैं और ये समझते हैं कि आने वाली सिचुएशन क्या बनेगी, क्योंकि उन्हें पूरा देश चलाना होता है, और पूरे देश में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, या फिर किस चीज का खपत कितना हो रहा है, फिर किस चीज की हमें जरूरत है, उस चीज के ऊपर नजर हमारे प्राइम मिनिस्टर या फिर हमारे लीडर्स की होती है। और उसी चीज को देखते हुए दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे देश में पेट्रोलियम का या फिर उस किसी भी चीज का किल्लत ना हो जिस वजह से भारत के लोग परेशान हो, उस चीज को देखते हुए दोस्तों हमारे प्रधानमंत्री जी इन 5 देशों का दौरा कर रहे हैं, क्योंकि किस देश के साथ कौन सी डील करनी है या फिर किस देश के साथ किस तरह की डील करनी है, ये सब डील हमारे भारत में जो माल होगा या फिर माल की खपत होगी या फिर कौन सी चीजें हमारे भारत के अंदर यूज होती है या फिर लगती है, उस चीज के ऊपर यह डिपेंड करेगा कि किस तरह से डील होती है और कौन सी डील होती है। और ये पैटर्न है दोस्तों, मैं ये सब कुछ इसलिए आपको बता रहा हूँ, शायद आप बोर हो रहे होंगे, लेकिन ये सब कुछ जानना जरूरी है, तभी आपको ये समझ में आएगा कि आखिर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ या फिर ये जो सिचुएशन बनी है ये क्यों बनी है और किस तरह से बनी है। तो पहली बात यही कि जो भी देश हो वो सिर्फ अपने देश को सिक्योर करना चाह रहा है, मजबूत करना चाह रहा है, और इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये दौरा किया। अब बात करते हैं दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप आखिर बीजिंग क्यों गए, तो यही बात उन पर भी लागू होती है दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप ने जो पूरे अमेरिका में एप्स्टीन फाइल की या फिर जो कुछ भी किया वो घिर गए थे अमेरिका में, और उन्हें पूरी दुनिया के दिमागों में से, यानी कि पूरी दुनिया में जो भी लोग हैं वो यही सोचते हैं कि यार ये अमेरिका का प्रेसिडेंट है, आखिर इस तरह की नीच हरकत क्यों कर रहा है या फिर किस लिए की। तो वही सब कुछ उन लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसने ईरान के ऊपर हमला किया। और इजराइल तो ये चाहता है दोस्तों कि ईरान को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि गाजा पर अगर अटैक होता है या फिर जो इजराइल की नीति है कि इजराइल के चारों तरफ की जो भी जमीन है, जो भी देशों की जमीन है, उसके ऊपर कब्जा किया जाए ताकि ग्रेटर इजराइल का स्थापना की जाए,
ग्रेटर इजराइल बनाया जाए। लेकिन उसमें एक अड़ंगा था और वो था ईरान, क्योंकि गाजा को हेल्प करने वाला ईरान, इजराइल को रोकने वाला ईरान। और इसी वजह से दोस्तों बेंजामिन नेतन्याहू ईरान को ठोक ठोक कर उसको इतना कमजोर करना चाहते हैं कि इजराइल को वो विरोध ना कर पाए और इजराइल के ऊपर ऐसी स्थिति ना बने कि वो उसका प्रोजेक्ट या फिर वो जो कुछ भी करने वाला है, मैं इजराइल की बात कर रहा हूँ, उसको अड़ंगा ना मिले। और यही सब चीजों को देखकर दोस्तों ईरान के ऊपर हमले हुए। और जब ईरान के ऊपर हमला हुआ तो फिर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की ओर से उन लोगों ने ये सोचा कि यार हम तो वेनेजुएला की प्रेसिडेंट की तरह, बहादुरों की तरह 2 दिन अटैक करेंगे, तीसरे दिन बहादुरों की तरह हम भी आयतुल्ला अली खामेनी को उठा लाएंगे। लेकिन ये वेनेजुएला नहीं निकला, ईरान की मैं बात कर रहा हूँ। ईरान ऐसा देश निकला जो 60 दिनों तक लड़ा। 60 दिनों का मतलब 2 महीने दोस्तों। 2 महीने तक जो पूरी दुनिया का सुपर पावर देश अमेरिका और टेक्नोलॉजी में जिसकी शक्तिशाली सुपर पावर अमेरिका और इजराइल के साथ वो 2 महीने तक लड़ा। ये कोई आसान बात नहीं होती है दोस्तों। लेकिन जो ईरान इजराइल और अमेरिका के साथ लड़ा, इतना बेहतरीन लड़ा कि सुपर पावर देश अमेरिका और इजराइल के बड़े बड़े हथियार नष्ट होने लगे या फिर तबाह होने लगे और उनका स्टॉक खाली होने लगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि क्यों ना ईरान के साथ एक समझौता कर लेते हैं और कुछ दिनों का हम गैप ले लेते हैं और फिर हम अपने हथियार भंडार और भी ज्यादा स्टॉक जमा करेंगे, भंडार भराएंगे। या फिर ईरान के साथ किस तरह से लड़ना है, ईरान जो सस्ते ड्रोनों से या फिर सस्ते हथियारों से अमेरिका के बड़े बड़े हथियारों या फिर महंगे अरबों खरबों डॉलर्स के हथियारों को एक झटके में गिरा रहा था, उसके साथ किस तरह से लड़ा जाए, यह सब सोचने के लिए और प्लानिंग करने के लिए ही अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक गैप लिया सीज फायर के नाम से। और अभी इसलिए दोस्तों ये गैप और अमेरिका का जो स्टॉक हथियारों का वो उन्होंने भर लिया है। तो वो ईरान को धमका रहे हैं कि ये डील फाइनल करो या फिर ये समझौता करो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर अटैक करेंगे या फिर चारों तरफ से घिरकर हम तुम्हें मार देंगे। यह सब कुछ चल रहा है दोस्तों। और पहले ही पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि ईरान के ऊपर अटैक करने का नतीजा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक करके ईरान ने ये सब कुछ किया, पूरी दुनिया में शॉर्टेज एनर्जी का लाया। और जो तहलका मचा एनर्जी का पूरी दुनिया में, उससे तो पूरी दुनिया वाकिफ है ही। तो अब दुनिया ये डर रही है दोस्तों कि आखिर ये ईरान की ओर से अगर अटैक होता है अमेरिका की ओर से ईरान पर, तो ईरान आखिर और क्या करेगा। क्योंकि ईरान धमकी दे रहा है दोस्तों कि हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तो ब्लॉक करके रखे ही है, लेकिन बाब अल मंदेब को भी बंद कर देंगे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दोस्तों 25% के आसपास ट्रेड होता है, आवागमन होता है जहाजों का। लेकिन जो बाब अल मंदेब है वहां पर भी 15 से 20% ट्रेड होता है। तो आप सोच सकते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और बाब अल मंदेब को अगर मिला दिया जाए, ये अगर ब्लॉक हो गए तो कम से कम 30-35% पूरी दुनिया का ट्रेड बंद हो जाएगा। और जो फिर पूरी दुनिया में तंगी, जो महंगाई, जो कॉन्फ्लिक्ट बनेगा वो अनबिलीवेबल होगा, नॉर्मल नहीं होगा। और यही सब चीजें दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप को डरा रही है, पूरी दुनिया को डरा रही है। और यही सब चीज है दोस्तों कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग जाते हैं, क्योंकि बीजिंग से ही ईरान को हैंडल किया जा सकता है। जो ईरान है उसका लगाम शी जिनपिंग के पास है, और शी जिनपिंग अगर लगाम को खींचेंगे इस तरह से तो ईरान रुक जाएगा।
और यही सब चीज माइंड में लेकर डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग पहुंच गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का ये सोचना था दोस्तों कि बीजिंग के साथ हम ऐसी कोई डील करेंगे ना जो बीजिंग को भी फायदा देगी और अमेरिका को भी फायदा देगी। लेकिन शायद क्या सिचुएशन बनी वहां पर, मैं बीजिंग की बात कर रहा हूं, कौन सी डील हुई या फिर नहीं हुई, ये तो मीडिया में कवर नहीं हुआ। और उनके साथ क्या बातें हुई, ये भी सब कुछ कुछ भी पूरी दुनिया के सामने नहीं आया है। लेकिन उनका मकसद यही था दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का कि शी जिनपिंग के साथ कोई डील हो ताकि अमेरिका मजबूत हो। और ईरान ईरान में जो जो कुछ भी हो रहा है या फिर उनका लीडरशिप को लेकर जो अमेरिका सोचता है कि हम ईरान को तबाह कर देंगे, एक कमजोर देश हमसे कैसे लड़ सकता है, कैसे लड़ सकता है, हम उसको बर्बाद कर देंगे, यह सब चीजें सोचकर बीजिंग गया डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन बीजिंग ईरान का साथ दे रहा था, दे रहा है और देगा दोस्तों, क्योंकि बीजिंग को भी ईरान से सस्ता तेल मिलता है। और एक ऐसा, मैं गुलाम तो नहीं कहूंगा दोस्तों, लेकिन एक ऐसा दोस्त मिल गया है बीजिंग को भी ईरान, कि अगर शी जिनपिंग की बोलेगा ईरान को कि यार बैठ जाओ तो ईरान बैठ जाएगा, शी जिनपिंग बोलेगा यार उठ जाओ तो ईरान उठ जाएगा। मतलब बीजिंग के इशारों पर सब कुछ करेगा ईरान। और यही सब स्ट्रेटेजी दोस्तों ईरान और बीजिंग के बीच चल रही थी। और डोनाल्ड ट्रंप का सोचना था कि अगर मैं शी जिनपिंग को कुछ मना लेता हूं, डील कर लेता हूं, तो फिर शी जिनपिंग ईरान को कंट्रोल करेगा, और कंट्रोल करेगा तो फिर पूरी दुनिया मेरी गर्दन नहीं पकड़ेगी। ये डोनाल्ड ट्रंप का सोचना था, क्योंकि जो ये सिचुएशन बने, जो खतरनाक सिचुएशन बनी है ना, ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से बनी है, अमेरिका की वजह से बनी है। और पूरी दुनिया अमेरिका को ही पकड़ेगी, डोनाल्ड ट्रंप की ही गर्दन पकड़ेगी। और यही सब चीज है दोस्तों। और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग गया, क्योंकि शी जिनपिंग को मना पाए, कोई डील कर पाए, और शी जिनपिंग को बोल सके कि यार ये डील कर लो ना, इसमें तुम्हारा फायदा है और हमारा भी फायदा है। और ईरान को बोलो कि डोनाल्ड ट्रंप की बात मान ले, और डोनाल्ड ट्रंप जहां साइन करवाना चाहता है वहां कर दो, बस ये बोल दो तुम। ये सोच थी डोनाल्ड ट्रंप की। लेकिन शी जिनपिंग ने बीजिंग से भगा दिया और बोला कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो दोस्तों अब डोनाल्ड ट्रंप के जाने के 2-4 दिनों बाद ही शी जिनपिंग ने व्लादिमीर पुतिन को बीजिंग बुला लिया, क्योंकि वो डिस्कस करना चाहते हैं कि आखिर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्या बात कर रहा था, या फिर उसका क्या रणनीति है, या फिर उसकी क्या प्लानिंग है। यह सब कुछ डिस्कस करने के लिए ही दोस्तों व्लादिमीर पुतिन और शीजिंग बीजिंग में मिल रहे हैं, और उनके साथ यह सब बातचीत होगी। डील तो बहुत सारी होगी रूस और बीजिंग के बीच में। लेकिन दोस्तों बस व्लादिमीर पुतिन का बीजिंग में विजिट करना, यही एक फोकस और यही एक मेन मकसद है दोस्तों, कि डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहा था और क्या उसकी प्लानिंग थी। यह सब चीजें व्लादिमीर पुतिन के साथ बात की जाएगी। और तभी दोस्तों व्लादिमीर पुतिन यह सब कुछ अगर जान लेते तो फिर यूक्रेन पर किस तरह से हमले करने हैं, या फिर यूक्रेन का क्या करना है, यह सब कुछ उस बीजिंग में डिसाइड होगा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्या शी जिनपिंग से बात की, क्या उनकी रणनीति थी, क्या प्लानिंग, यह सब कुछ अब शी जिनपिंग व्लादिमीर पुतिन को बताएगा। और व्लादिमीर पुतिन उसी हिसाब से फिर यूक्रेन के ऊपर क्या करना है, अटैक करना है, सीज फायर करना है, या फिर किस तरह से यूक्रेन को बर्बाद करना है, या फिर यूक्रेन को किस तरह से रूस में मिलाना है, यह सब चीज इसके ऊपर है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये सब चीजें होगी तो डोनाल्ड ट्रंप भी चुप नहीं बैठेगा। डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर हमले करेगा, ईरान के ऊपर हमले करेगा तो फिर ईरान भी चुप नहीं बैठेगा, वो पूरे मिडिल ईस्ट को तबाह करने की कोशिश करेगा, मिडिल ईस्ट के ऊपर अटैक करेगा। और मैं आप लोगों को बता दूं, जब ईरान मिडिल ईस्ट के ऊपर अटैक करेगा या फिर तनाव बढ़ाएगा,
तो फिर वार बढ़ेगी, एस्केलेशन होगा। और जब ऐसा होगा तो फिर पूरी दुनिया में और भी ज्यादा दिक्कतें आएंगी, बहुत ज्यादा परेशानी आएगी। और उसी परेशानी को देखते हुए सब अपने अपने देश के लीडर्स अपने देश में बिजी हो जाएंगे कि यार ये सब कुछ सिचुएशन बन रही है, तो फिर हम हमारे देश में जो चीजों की किल्लत है उसको किस तरह से हम मैनेज करें, या फिर उसको किस तरह से बाहर के देश से हमारे देश में लाया, इसके ऊपर फोकस करेंगे। क्योंकि कोई भी लीडर दोस्तों अपने देश को बर्बाद होते हुए नहीं देखेगा, या फिर अपने देश के लोग तड़प रहे होंगे, या फिर अपने लीडर्स को विरोध कर रहे होंगे, ये सब कुछ कोई नहीं देखेगा। और यही सब स्ट्रेटेजी दोस्तों इन सभी लीडरों की ओर से बनाई गई है, और उसी के तहत ये सब प्लान कर रहे हैं और एक दूसरे लीडर्स के साथ मिल रहे हैं। लेकिन ये उतना आसान नहीं है दोस्तों, जिस तरह से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की या फिर बताया, ये उससे भी कहीं गुना या उससे भी कहीं ज्यादा डेंजरस सिचुएशन बनने वाली है। क्योंकि रूस भी नहीं मानेगा दोस्तों, यूक्रेन को जो ठोकेगा ना, या फिर यूक्रेन को जो जिस तरह से करेगा, वो सिचुएशन भी बहुत अलग लेवल बनेगी। इधर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ेगा, फिर यूक्रेन को बचाने के लिए यूरोप दौड़ेगा, यूरोप पैसा देगा, हथियार देगा, और यूक्रेन को बोलेगा कि मारो रूस को, मारो मॉस्को को। और ये ऐसी सिचुएशन बनेगी ना दोस्तों कि कोई किसी की नहीं बात सुनेगा और किसी की मानेगा नहीं। बस तनाव ही, बस अशांति, बस ये करो वो करो, कोई किसी की नहीं सुनने वाला। और इन सभी सिचुएशन को देखकर ये सब दौरे हो रहे हैं और ये सब डीलिंग हो रही है दोस्तों। और अब बात करते हैं जो 23 से 26 अप्रैल को अमेरिकी के विदेश मंत्री भारत आने वाले हैं, मार्को रूबियो, वो भी इसी सिचुएशन के तहत आने वाले हैं। मतलब इसी सिचुएशन का हैंडल करने की उनकी भी ये कोशिश होगी। ये सब अभी कोशिशें चल रही है दोस्तों कि ये सब स्थिर हो जाए, जो अशांति फैली है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसको शांत किया जाए। लेकिन ये उस सिचुएशन अगर नहीं कंट्रोल होती है, या फिर उससे आगे एस्केलेट होता है ये सिचुएशन, तो फिर किस तरह से हम अपने देश को चलाएं, या फिर किस तरह से हमारी स्ट्रेटेजी बनाए, उसकी एक प्लानिंग चल रही है दोस्तों। क्योंकि कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि हमारा देश बर्बाद हो, हमारे देश में महंगाई आ जाए। तो यही सब चीज प्लानिंग चल रही है। लेकिन इसके फायदे भी होंगे दोस्तों, फायदे भी और नुकसान भी होंगे। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी यूएई गए, इटली गए, नॉर्वे गए, बहुत सारे देशों में गए, उनके साथ डील हुई। और जब ऐसी सिचुएशन बनेगी तो ये सब कुछ इसके ऊपर इफेक्ट करेगा। क्योंकि पुतिन और मोदी जी की अच्छे से बनती है, हमारी दोस्ती है, लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हमारी दोस्ती में कुछ अड़ंगा करेगा, और उस अड़ंगे की वजह से फिर व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप को कुछ करेगा, वो फिर भारत को दबाव बनेगा, भारत फिर काउंटर, मतलब ऐसा कुछ करेगा। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं दोस्तों कि कहीं अपने अपने देश के हित साधने के चक्कर में कोई देश इतना ना आगे बढ़ जाए कि ये वार और भी ज्यादा एस्केलेट हो, और जो ग्राउंड पर या फिर जो मेन मुद्दा है उससे भटक कर ये जो हित साधने को, बहुत सारे देश अपने अपने हित साधने की कोशिश कर रहे हैं, उस देश से अपना जो माल लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर ही ये इफेक्ट ना पड़ जाए। और इन सभी चीजों की वजह से कहीं दोस्तों टकराव ना बढ़े। क्योंकि टकराव बढ़ा, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि दोस्तों अमेरिका ना है भारत को समझा पाएगा, ना है भारत ईरान को समझा पाएगा, ना है ईरान बीजिंग को समझा पाएगा, ना है बीजिंग ईरान को समझा पाएगा, ना है भारत रूस को। यह सब सिचुएशन होगा। मतलब अगर ये सिचुएशन बड़ी एस्केलेट होगा तो फिर एक दूसरे की कोई नहीं सुनेगा, और नहीं सुनेगा तो फिर एक दूसरे पर अटैक किया, एक दूसरे पर वो किया, एक दूसरे पर, यह सब चीज होने की संभावनाएं होती है दोस्तों। तो फाइनल
अगर इन सब को देखा जाए तो दोस्तों ये एक वार टालने की कोशिश चल रही है। जो अशांति फैली, जो तनाव फैला हुआ है, उसको कंट्रोल करने और शांत करने की कोशिश तो चल रही है। लेकिन शायद ये अगर सिचुएशन ना बने तो फिर इस तरह की चीजें होने वाली है। ये सब कुछ देखकर दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स इन सिचुएशन को भाप गए हैं और आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं। तो मेरा ओपिनियन लास्ट में यही है दोस्तों कि हमारे प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में पेट्रोलियम का बहुत ही ज्यादा किल्लत है। सिर्फ पेट्रोलियम का नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, टेक्नोलॉजी है जो सिर्फ बाहर से लाई जा सकती है। कोई भी देश परिपूर्ण नहीं होता है और इसलिए ये सब सारी चीजें सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री जी ही नहीं कि दूसरे बड़े देशों के लीडर या फिर छोटे देशों के लीडर भी ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि ये सिचुएशन ना आए। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद।